से हम क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम क्लास 8th और 12th के वीडियोज़ स्टार्ट किए थे और आज के इस वीडियो से हम क्लास 11th के चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी बुक्स के, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट्स के, जो चैप्टर 1 है। सेट्स में अभी आपको कुछ डिलीटेड टॉपिक में बताया भी गया था और आपको पता भी होगा कि 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग क्लास 11th में से जो सेट्स में हैं, सेट्स में दो टॉपिक हटाया दी गई है। एक तो डिफरेंस ऑफ सेट है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। तो डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत छोटे पार्ट थे और बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बेसिस पर पूरी एक्सरसाइज हटाई गई है। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कौन सी टॉपिक हटा दी गई है और 2020 एंड 21 रिगार्डिंग कौन सा नहीं पढ़ना है, और कोशिश करेंगे कि जो डिलीट कर दी गई वो अदर एक्सरसाइज में और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में भी यूज़ होती है, तो हम उस टॉपिक को भी टच करते चलेंगे। आखिर में जो हटाए गए हैं वो आने वाले कंपटीशन में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो हम उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की जो टॉपिक है वो सेट्स है। तो सेट्स होते क्या हैं, हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो सेट का डिफिनेशन बुक में भी मेंशन किया गया, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स कलेक्शन जो वर्ड होता है वो सेट्स के लिए हुआ था। कलेक्शन बोल लीजिए, ग्रुप बोल लीजिए, है ना, या आप बोल सकते हैं अ क्रिकेट टीम। अ क्रिकेट टीम अगर आप यूज करते हैं वर्ड, एक लेटर क्रिकेट टीम यूज करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखिए, अ क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट टीम इज आल्सो डिनोटेड एज ए सेट बिकॉज एक क्रिकेट टीम में ढेर सारे प्लेयर होंगे। भाई 11 प्लेयर होते हैं ना कम से कम, तो एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हो गए। मान लीजिए फुटबॉल टीम हो गया, ऐसे बहुत सारे जो टीम को रिप्रेजेंट करता है। जो टीम का मतलब क्या होता है, ग्रुप हो गया या कलेक्शन ऑफ पीपल्स हो गए। तो जहाँ पर कलेक्शन वर्ड यूज होता है और वह डिफाइंड हो, ऐसा जो डिफाइंड का मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि हम इसको लिख सकें, ठीक है ना, वो आपका क्या हो जाता है, वो सेट हो जाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर, द रिवर्स ऑफ इंडिया। अगर इंडिया इसके रिवर की बात करें तो ये तो काउंटेबल है। जब आप ज्योग्राफी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि आपके ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, या कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप रिवर्स का नाम तो पता कर लेते हैं और ये डिफाइंड है किस रिवर की लेंथ कितनी है, कितनी उसकी ब्रेथ है, कितनी एरिया कवर करती है, सब कुछ आपको वहाँ पर डिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब ये टोटली वेल डिफाइंड होते हैं। तो रिवर ऑफ इंडिया इज आल्सो अ सेट हो गया बिकॉज ये ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है। रिवर्स की बात कर रहे हैं तो ढेर सारे जो नदियाँ हो गई इंडिया की, वो सारे आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही साथ ये डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब काउंटेबल है। ये रिवर्स जो होंगे वो काउंट किए जा सकते हैं, उनको लिखा जा सकता है। तो ऐसे केसेस में ये एग्जाम्पल आपका सेट के लिए पर्याप्त है। और साथ ही साथ वेरियस काइंड ऑफ ट्रेंगल्स की बात करते हैं। ट्रेंगल भी आप जानते हैं, ट्रेंगल की कंडीशन तो आप जानते ही हैं। ट्रेंगल हमारे पास आप चाहे तो उसको आइसोसेलेस ट्रेंगल बोल लीजिए, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रेंगल बोल लीजिए, या आप इक्विलैटरल ट्रेंगल बोल लीजिए, ओके, या तो आप स्केलन ट्रायंगल बोल लीजिए, या तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बोल लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ऐसे में आप ट्रायंगल भी तो आप डिफाइन करते हैं, कोई थ्री साइड तीन लाइन आपके मिलकर एक ट्रायंगल बनाती है और वो कंडीशन 1 2 3 4 बनते हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड होते हैं, ट्रायंगल भी वेल डिफाइंड है और साथ ही साथ इनकी संख्या भी लिमिटेड है, जिसको हम लिखा भी जा सकता है। और ऐसा नहीं कि ट्रायंगल बोल दे तो इसमें कौन सा ट्रायंगल हो, कोई ऐसा तो नहीं चाहे 4 साइड वाला हो, कोई ऐसा तो नहीं 5 साइड वाला ट्रायंगल हो। ये तो डिफाइंड है कि भाई जो 3 साइड से मिलकर बनते हैं वो ट्रायंगल बन जाएंगे, जो लाइन से बने होते हैं, और साथ ही साथ वे आपके काउंटेबल होते हैं, वो फिक्स होते हैं कितने ही होने हैं। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर एक सेट हो गया। ठीक है, तो सेट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर ग्रुप और कलेक्शन वर्ड यूज होता है, जैसे कि आपके क्लास में है तो क्लास 11th मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, क्लास 11th। अब क्लास 11th का मतलब मैंने क्लास की नाम ले लिया, तो उसमें उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे, चाहे वो बॉयज़ हों आइदर गर्ल्स हों, ये सारे क्या होंगे, ये उस क्लास के अंडर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्लास 11th है इज अ सेट हुआ बिकॉज क्लास 11th है पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही होता है सेट का मतलब होता है, जहाँ पर कोई भी वो आप स्टेटमेंट ले लीजिए या कोई भी एक वर्ड ले लीजिए जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वह एक सेट बनाता है। ठीक है, वह एक सेट बनाता है। अब हमने ये जान लिया कि सेट हमारे पास होता क्या है और उसको कैसे लिखना होता है। अब हम बात करेंगे कि सेट को लिखने के लिए कंडीशन क्या होती है। तो याद रखिएगा, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, सेट रिप्रेजेंटेड विथ
रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल लेटर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कैपिटल लेटर्स ABCD है उनसे आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर जैसे ABCD एक्सेट्रा। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया करते हैं। और सेट के अंदर जैसे मान लीजिए मैंने बोला द रिवर्स ऑफ इंडिया, अब आपने सेट ए लिख दिए, रिवर्स ऑफ इंडिया मतलब ए इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर ऑफ इंडिया में मान लीजिए इंडस हो गया, गंगा नदी हो गई, यमुना हो गया, ये सारे को आप लिखेंगे। तो जब ये सारे नंबर्स जो किसी सेट के अंदर में लिखे आते हैं तो वह उसके एलिमेंट बोला जाता है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल भी लेने जा रहा हूँ, तो याद रखिएगा एंड देयर एलिमेंट and the element है ना, elements of any set, elements are represented with small letter, elements are represented with small letter, with small letters। स्मॉल लेटर मतलब जैसे कोई भी ले लीजिए ABC एंड XYZ एक्सेट्रा, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड दे दिया है सेट ऑफ, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले लिया A इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हम सेट को लिखेंगे कैसे, फिर उसके बाद बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल लेटर्स, set of all letters of the word, मान लीजिए हमने लिख दिया कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स ले लिया, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने ले लिया मैथमेटिक्स MATHEMATICS, ठीक है। मैंने एक आपको एक सेट ले लिया कि जो सेट होगा, सेट ए है, ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स है। तो अब हमें सेट को लिखना है, कैसे लिखेंगे, मैंने बताया जो इसके लेटर्स है, लेटर्स जो होंगे वह उसके एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर जब सेट लिखना होगा तो A इज इक्वल टू लिखेंगे। ये देखिए सेट को लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ब्रैकेट यूज़ किया करते हैं, और हर एलिमेंट को लिखने के बाद उसके बीच में कॉमा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स के हैं और सेट के लिखने के, जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास जितने लेटर हैं, लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितने भी लेटर्स हैं सारे लेटर्स को लिखेंगे और साथ ही साथ उनके बीच में ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या याद रखना है, सेट में किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। हर एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है जो पूरे नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स, इसमें जो लेटर्स हैं उनको लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर M। देखिए इसके लेटर्स क्या M है, M इसमें है, लिख दिया। A है, मैंने लिख दिया। T है, लिख लिया। नेक्स्ट आपका H है, उसको भी लिख लीजिए। E है, उसको भी लिख लीजिए। फिर M आ गया। M ऑलरेडी आपने लिख चुके हैं तो M दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। लेटर्स, आप इस वर्ड के लेटर्स को आपको सेट में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन याद रखेंगे कोई भी लेटर्स दोबारा नहीं लिखना होता है। तो जैसे M हमने यहाँ लिख दिए, अब हमने E पर पहुँच गए और नेक्स्ट वाला M दोबारा आ रहा है तो हमें उसको नहीं लिखना है। नेक्स्ट में A आ रहा है और ऑलरेडी आपने A लिखे हैं तो दोबारा A को नहीं लिखना है। T आ रहा है और आपने ऑलरेडी T को लिख लिया, दोबारा नहीं लिखना। जो डिफरेंट लेटर्स हैं उन्हीं को लिखना है। तो उसके बाद हमारे पास I मिल जाएगा, C मिल जाएंगे एंड S मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक सेट हो जाता है, यह एक सेट बन गया। सेट को लिखने के लिए ये जो लेटर्स लिखे गए हैं ये इसके एलिमेंट्स बोला जाता है। तो इसके लिए सिंबल होता, क्या कंडीशन होती है वो भी जान लीजिए। तो मैंने क्या कहा था, मैंने बोला था कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स का जितने भी लेटर्स है उसको आप ब्रैकेट में लिखिए। तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, उसके एलिमेंट्स को कॉमा लगा कर लिख दिए। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो आपके एलिमेंट्स है वो इसका एक मेंबर है। इनको लिखने के लिए हर एक एलिमेंट को लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा कोई भी एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाएगा। अगर M इसमें 5 टाइम्स आया तो ओनली 1 टाइम्स लिखा जाएगा, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखना आपको, ठीक है। अच्छी बात है। अब दूसरी बात हमने कह दी कि यहाँ पर M इस सेट के अंडर में है, M इस सेट के अंडर में। तो ऐसे कंडीशन में जब भी कोई एलिमेंट किसी सेट के अंडर में तो उसको मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि M इस A से रिलेटेड है या M इस A सेट का फैमिली मेंबर है। तो ऐसे में मैथमेटिक्स से लिखा जाता है M इज रिलेटेड टू सेट A। देखिए M जो है इस सेट A से रिलेटेड है, सेट A। देन इसको लिखा करते हैं, इसको मैथमेटिक्स में लिखा करते हैं M बिलोंग्स टू A, M बिलोंग्स टू A। इसको पढ़ते हैं रीड एज
इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, रीड एज एम बिलोंग्स टू ए, एम बिलोंग्स टू सेट ए या ए, मतलब एम मेंबर है इस सेट ए का। अगर जैसे ए की बात कर लें, ए भी क्या है, ए बिलोंग्स टू सेट ए है। हमने बताए थे और चीज़ें कि इसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लेकिन अगर यह किसी वर्ड का लेटर्स है, कोई वर्ड कैपिटल लेटर में लिखा है तो उसको कैपिटल में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक कैपिटल में लिखा है और आप यहाँ पे स्मॉल लिख देंगे। ज़्यादातर केसेस में आप स्मॉल यूज करते हैं, लेकिन अगर कैपिटल गिवन है तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो मैंने बताया था कि अगर कोई सेट के अंडर में कोई जैसे ये एलिमेंट्स लिखे गए हैं, ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, तो हम इसको मैथमेटिक्स में लिखते हैं m बिलोंग्स टू सेट ए। अब जैसे मान लीजिए ए के बारे में पूछा, तो ए इसका मेंबर है या ए सेट, ये जो एलिमेंट है वह इस सेट ए का एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस सेट ए का एलिमेंट है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ए बिलोंग्स टू सेट ए। या मैं टी के बारे में बात करूं तो टी भी इस ब्रैकेट के अंडर में है, और ये ब्रैकेट पर जो कवर किया हुआ है वो ब्रैकेट किसका, इस सेट ए का है। तो मैं कह सकता हूं कि टी जो है बिलोंग कर रहा है ए से। या एच की बात कर लें तो एच क्या कर रहा है, एच बिलोंग्स टू ए से कर रहा है। ऐसे ही आई बिलोंग्स टू ए है, ई बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू एस है, और एस बिलोंग्स टू ए है। लेकिन अगर मैं इनके अलावा कोई एक वर्ड और कोई एक लेटर और यूज कर लेता, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज कर लिया एफ के बारे में, क्या ये एफ है इसमें, ये जो पूरा एलिमेंट्स लिखे गए हैं, इन एलिमेंट्स में क्या एफ लिखा गया है? तो आप बोलेंगे जी इसमें एफ नहीं है। तो मैं अगर बोलूं कि एफ बिलोंग्स टू ए, तो बोलेंगे नहीं सर एफ तो है ही नहीं। इसका मतलब एफ जो है इस सेट के अंडर में नहीं है। तो उसको मैथमेटिक्स में लिखने के लिए क्या करते हैं, उसको बोलते हैं एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एफ के ये जो बिलोंग्स का सिंबल होता है त्रिशूल जैसा बनता है, इसको लिखिए, ठीक है ना। और डज नॉट बिलोंग मतलब जैसे इसमें वह एलिमेंट नहीं है तो उसको लिखेंगे एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पढ़ेंगे एफ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, यहाँ पर आप पढ़ेंगे एफ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए होगा। तो बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स का मतलब जान लीजिएगा। बिलोंग का मतलब होता है कि रिलेटेड है, वो उसका एक मेंबर है। अगर हमें कोई किसी भी सेट के अंडर में वह एलिमेंट लिखा है तो मैं कह सकता हूँ वह एलिमेंट इसका एक मेंबर है। इसका मतलब यह हुआ कि एच बिलोंग्स टू ए हुआ, है ना। इसको सिंबल में इस तरह से लिखते हैं। और कोई एलिमेंट इस सेट के अंडर में नहीं लिखा गया है तो उसको हम बोलेंगे कि वह एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए हो रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं एफ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी सेट को लिखेंगे कैसे, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना होता है। अगर कोई एलिमेंट उसका मेंबर है तो उसको आप सिंबल में बिलोंग्स, और नहीं है तो उसको डज नॉट बिलोंग्स का सिंबल देकर रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन करते चलेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने आपको सेट को लिखने के तरीके बता दिए थे। अब हम बात करेंगे कि सेट को लिखते कितने तरीके से हैं। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। जैसे सेट का दो तरीका मैंने कौन सा बताया, देखिए यह भी एक सेट था। मैंने बोल दिया ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये भी एक सेट हुआ। और मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू एम एम दिस, यह भी एक सेट हुआ। तो सेट को लिखने के ऐसे दो तरीके होते हैं जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, उन मेथड्स को जान लेते हैं और उन मेथड्स में सेट को लिखना सीख लेते हैं। तो ऐसे कैसे इसके बाद हमारे पास हम एक्सरसाइज पर चल देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीके से करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। एक तो होता है रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको, रोस्टर आर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और दूसरा बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट ले लेता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट। हमने मान लीजिए सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, हमारे पास कोई एक सेट दिया है और मुझे बोला गया कि ये सेट है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए और इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखिए, ठीक है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में बोला गया हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले मैं बात करूं रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, इसका रोस्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं।
रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, ब्रैकेट में तो लिखना ही होता है, साथ ही साथ इसमें रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट इससे बिलोंग करेंगे उनको लिस्टेड करना, लिस्टेड मतलब उनको कॉमा लगाकर लिख देना, वही एक रोस्टर फॉर्म है। जैसे मैं बात करूं कि सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो वावेल्स तो आपको पता है कुल 5 होते हैं, तो आप अगर उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप सारे वावेल्स को लिखिए और उसको कॉमा लगाकर लिखते जाइए, AEIOU, ये हो गया। अगर इस तरह से सेट दिया गया है, उनको आपने इस तरह से कॉमा लगा के उनके एलिमेंट्स को लिख दिए, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दीज आर वावेल्स है, कहाँ के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो इसका मतलब हम इसको, इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। और अभी मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया हो या ये क्वेश्चन दे दिया हो, ये सेट बिल्डर में सॉरी रोस्टर फॉर्म में दिया हो, या ऐसे क्वेश्चन दिया हो और उसको हमें किस में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे उसको भी जरा देख लीजिए। दूसरा मैंने बता दिया, सेट बिल्डर की बात कर रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, मान लीजिए A इज इक्वल टू, सेट बिल्डर में क्या करते हैं, आपको यूज करना पड़ता है एक कॉलन, एक सिंबल यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं दिस वन डॉट डॉट, मतलब ये कॉलन है जिसका मतलब होता है कि x ये रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटेड। जैसे मान लीजिए मैंने इसी को लिखना है, इसी वावेल को हमें सेट बिल्डर में लिखना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर x such that x such that x is an English is an vowel, है ना, is x such that x such that x are vowels लिख दीजिए, x such that x are vowels of English alphabet, ठीक है ना, of English alphabet। यहाँ पर उनकी और कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमने सिंबल यूज कर दिए कि x such that x मीन्स x इज रिलेटेड टू x है, x सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको रीड एज, ये भी मैं लिख देता हूँ, रीड एज x सच दैट x। तो x इज सच दैट x मीन्स x रिलेटेड है x से, और वह x क्या है, और वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है। जैसे मैं क्वेश्चंस और लेकर चलता हूं ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, मैं सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस और लेकर चल देता हूं, ठीक है। सेट रोस्टर फॉर्म इजी पड़ जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल और ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल, जिसको रोस्टर और सेट बिल्डर दोनों में लिखकर दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू, मान लीजिए लिख लीजिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 कर देता हूं, लेस देन 6। हमें एक सेट दे दिया गया है और हमें बोला गया कि ये सेट है, आपको इसको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म दोनों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले हम अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे b इज इक्वल टू, वे सारे नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटा हो, 6 से लेस देन हो, वो कौन कौन से होंगे, वे होंगे 1 2 3 4 एंड 5। आपने सारे नेचुरल नंबर को लिख दिए, सारे नेचुरल नंबर को कॉमा लगा कर लिख दिए जो कि 6 से लेस देन है। तो ऐसे लिस्टेड करना, इनके एलिमेंट को लिस्टेड करना इज कॉल्ड है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बोले जाते हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसे कोई स्टेटमेंट वाइज सेट दे दिया। तो अब दूसरी चीज़ें हो गई, इसको अगर हमें लिखना होता सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे b इज इक्वल टू x सच दैट x, ठीक है ना, इज नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल आप लिख लीजिए, नेचुरल नंबर लेस देन 6। और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू n, हमने मान लिए n है, x इज सच दैट x इज इक्वल टू n है, x रिलेटेड इस x से और ये x किसके इक्वल है, n के इक्वल है, लेकिन साथ ही साथ n क्या है, तो हम बोल देंगे कि n एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की जो वैल्यू है वो लेस देन 6 है।
तो यहाँ पर डिफाइंड हो सकता है। ये भी एक क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, जिसको मैंने इतने बड़े स्टेटमेंट को छोटे में लिखना हो, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन हुआ, मतलब एन एक्स जो है एन के बराबर है, और वह एन क्या है, वह एन 6 से कम नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और वह 6 से लेस देन होना चाहिए। तो इस तरह के कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसको रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को मिल सकता है। तो हमारे पास इन्हीं तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेट क्या होते हैं, बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स क्या होते हैं, और किसी भी सेट को रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर टेबुलर या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेकर बताया हूँ, साथ ही साथ एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज को चलिए देखते हैं, जहाँ पर कहीं प्रॉब्लम आती तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इन्हीं बेसिस पर क्वेश्चन जो भी दिए गए उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक बार इसको नोट कर लिए, हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। हैं एक्सरसाइज 1.1 जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको बताना है कि सेट्स है तो ऐसा क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो ये रीज़न भी आपको बतानी, लेकिन यहाँ पर हमें एस और नो की बात करेंगे कि सेट्स है या नहीं है, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि जो सेट की कंडीशन दी गई कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो इस कॉल्ड अ सेट है, उसके बेसिस पर कितने यहाँ पर सेट्स के कितने भी यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं वे सेट्स को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। तो सारे मंथ की बात कर रहा है, किसी भी ईयर की जो बिगनिंग विद द लेटर जे की बात कर ले, तो जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ होते हैं वो फिक्स होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं भाई, हम इसके अगर आंसर देखें तो ये जनवरी हो सकता है, ये हो सकता है जून भी हो सकता है, या यह हो सकता है जुलाई भी हो सकता है। जनवरी, जून, जुलाई और भी कोई है तो आप जे से स्टार्ट होने वाले, तो ये तो वेल डिफाइंड है ना। अगर हम बोलें कि क्लास में, अपनी क्लास में बोल देते हैं कि भाई मंथ के आपके 12 मंथ होते हैं, उसमें जो भी जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ हैं उनका नाम लिख दीजिए, तो आप ये आराम से लिख सकते हैं कि इसमें कुछ बताना नहीं है, क्योंकि ये तो क्लियर है ना कि जे से स्टार्ट होने वाले कुछ सर्टेन है और वे कुछ फिक्स मंथ का नाम है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसका मतलब इट इज़ अ सेट है, तो ये आपका एक सेट हुआ, आप इसको टिक कर सकते हैं और लिख सकते हैं यस इट इज ए सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड है। क्या है, यह वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। अगले की बात करते हैं, जैसे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब राइटर्स की बात कर रहा है, इंडिया के जो सबसे अच्छे 10 राइटर्स हैं उनका नाम बताना है। यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ सकती है, क्योंकि हम ये नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि जो राइटर्स के बारे में बात कर रहा है वो किस बेसिस पर बात कर रहा है। बट सारे राइटर टैलेंटेड होते हैं। जब कोई टैलेंट अगर उसके अंडर में नहीं हो, उसके अंदर टैलेंट नहीं है तो वो राइटिंग कैसे कर सकता है। तो हर एक राइटर टैलेंटेड होता है, लेकिन उनकी सबसे बेस्ट पोयम या बेस्ट जो लेखन होती है, बेस्ट जो बुक्स होती है, उसके बेसिस पर उनको बेस्ट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई मेजरमेंट पैमाना नहीं दिया गया है कि किस बेसिस पर मोस्ट टैलेंटेड राइटर को हमें बताना है। तो ऐसे केसेस में द मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया अगर आपसे सर्च करने के लिए बोला जाए तो आप खुद भी नहीं सर्च कर पाओगे कि किन 10 राइटर को हम बता सकें। तो यहाँ पर यह वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में इट इज़ नॉट अ सेट हुआ। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की बात तो कर दिया, लेकिन ये क्रिकेट बैट्समैन जो बेस्ट होने चाहिए वो किसके द्वारा निर्धारित हो, या आईसीसी के द्वारा निर्धारित हो, या बीसीसीआई कर रही हो, या वो स्टेट में जो खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेटमैन होते हैं, वो उनकी बात कर रहा है, या गांव में जो खेलने वाले सबसे अच्छे लड़के होते हैं, आपके होते हैं ना गांव विलेज में भी तो क्रिकेट होती है, तो वहाँ पर भी तो प्लेयर होते हैं जो कि अच्छे प्लेयर होते हैं। तो मैं बात कर सकता हूँ, यहाँ पर लिखा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो भाई वर्ल्ड में तो बहुत सारे हो सकते हैं बेस्ट बैट्समैन, हर जो बेस्ट बैट्समैन होता है उन्हीं को तो उस टीम में सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा भी होते हैं हमारे पास बहुत सारे बैट्समैन हर वर्ल्ड में। तो ऐसे में आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ निर्धारित कर देता कि यह इस द्वारा जो इतने प्राइज़ पाए हैं वो बैट्समैन आपके बेस्ट बैट्समैन हैं, तो वहाँ पर आप उनका नाम बता सकते थे या उनके नाम लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर कोई मेजरमेंट, कोई पैमाना नहीं दिया, कोई स्केल नहीं दिया कि हमें किस बेसिस पर सबसे 11 बेस्ट बैट्समैन को सेलेक्ट करना वर्ल्ड के। तो यहाँ पर इट इज़ नॉट अ सेट हुआ, ये भी आपके वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अगला बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास।
कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपके क्लास में मैक्सिमम 100 बच्चे, 50, 60 इतने तो बच्चे होते हैं। अगर इतने स्टूडेंट आपकी क्लास में हैं तो उसमें बॉयज़ की जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। भाई 20 होगा या तो 40 के 40 बॉयज़ हो सकते हैं। इसका मतलब अगर बॉयज़ की बात करें, आपसे पूछा जाएगा फिर अपनी क्लास के जितने बॉयज़ हैं उनका नाम लिस्ट कर दीजिए, नाम लिख दीजिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज ये फिक्स है कि बॉयज़ को ही लिखना है, छोटे बॉयज़ को, बड़े बॉयज़ को नहीं लिखना है, टैलेंटेड बॉयज़ को नहीं बात कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे कुछ नहीं बोला, आपने बोला बॉयज़ का नाम लिख दीजिए। तो ऐसे केसेस में इट इज़ डिफाइंड हो सकता है और यहाँ पर इट इज़ अ सेट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर तो आप आराम से जानते हैं, वे सारे नेचुरल नंबर जो 100 से लेस देन है, 1 से शुरू कीजिए 99 तक लिख दीजिए। तो ये तो सारे वेल डिफाइंड है ना। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर जो लेस देन 100 है, इट इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि हम इनको लिख सकते हैं, सो इट इज़ अ सेट हुआ। ये भी आपका सेट है, सो लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट चलिए, द कलेक्शन, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जानते हैं, जिनको कथा साहित्यकार बोला करते हैं हिंदी में। सबसे जो हिंदी जिन बच्चों के पास होगा इनकी कृतियाँ, इनकी रचनाएं पढ़ी होंगी। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल लिखे गए हैं वो कुछ फिक्स नॉवेल है। ये नहीं कि उन्होंने इतना लिख दें कि पता नहीं कौन कौन सा नॉवेल है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। आपसे बोला गया मुंशी प्रेमचंद के जो द्वारा जो लिखे गए नॉवेल्स उनका नाम बताइए। तो ये आराम से काउंट किए जा सकते हैं, ये लिखे रहते हैं, ये फिक्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर वेल डिफाइंड है, सो इट इज़ आल्सो अ सेट होगा। ये क्या होगा? सेट होगा, बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड है। मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल काउंटेबल है और साथ ही साथ ये लिखे जा सकते हैं। तीसरी बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये देखिए इनफाइनाइट जरूर है इवन इंटीजर, लेकिन ये वेल डिफाइंड है। इवन इंटीजर्स तो फिक्स होता है भाई, इवन का मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे में आप इंटीजर लेते चलिए। तो जो भी ये जो 2 से डिविजिबल नंबर्स होते हैं वो इवन इंटीजर्स में आ जाएंगे। तो ऐसे भी तो ये फिक्स हो गया, इनको तो लिख सकते हैं 2, 4, 6। यहाँ कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं कि भाई उसमें कौन सा नंबर होगा जो कि इवन होगा, कोई ऑड होगा। ये तो फिक्स होता है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन हो जाते हैं। तो ये वेल डिफाइंड हुआ। जहाँ ये वेल डिफाइंड हुआ इसका मतलब इट इज़ अ सेट हुआ। क्या होगा? यह सेट हो जाएगा। अगला बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आप एक्सरसाइज 1.1 देख रहे हैं, आप अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने क्वेश्चंस, तो आप बता सकते हैं सर इसमें 6 क्वेश्चंस है। ऐसे ही द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में जो क्वेश्चंस वो फिक्स है भाई, 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा, इतने ही तो होगा। क्वेश्चंस की बात कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट, इजी, ऐसा कुछ नहीं बोला है। अगर बोलता डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आप नहीं बता पाते। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या? हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। कुछ बच्चों के लिए हर क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, कुछ के लिए सारे इजी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की कंडीशन में, जहाँ पर डिफरेंट बॉयज़ के लिए डिफरेंट कंडीशन आती है, वहाँ पर सेट नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या बोला है? कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर बोला है। इन दिस चैप्टर में जो इतने क्वेश्चंस है, ओनली क्वेश्चंस बोला है, इजी, डिफिकल्ट कुछ नहीं बोला। इसका मतलब इट इज़ अ सेट है, बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड हो रहा है। ओके, अगला लास्ट चलते हैं। लास्ट में 9th पार्ट है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो हर लोग खतरनाक होते हैं और हर लोग अच्छे होते हैं। एनिमल्स की बात कर लें तो डॉग को भी देख लीजिए, या आप ऑक्स देख लीजिए, या आप मान लीजिए टाइगर्स को देख लीजिए। हाँ, कोई भी आप इस तरह से एनिमल देख सकते हैं। वो अच्छे भी होते हैं और वो बुरे भी होते हैं, वो डेंजरस भी होते हैं, वो कुछ अच्छे भी होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर पैमाना क्या हुआ है, हमें यहाँ क्या करने के लिए बोला है कि यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि भाई किस डेंजरस की बात कर रहे हैं। हम उन एनिमल्स की बात करें क्या जो कि कम से कम 10 लोगों को मार चुका हो, या हम उन एनिमल्स की बात करें क्या जिनकी हाइट इतने से इतने तक है, वो आपके डेंजरस हो। तो ऐसे में जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ पर कन्फ्यूजन की बात होती है, वहाँ पर हम उसको सेट नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड या ऑफ द इंडिया या कुछ भी बोला जाए, ऐसे केसेस में ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड नहीं होने पर इट इज़ नॉट अ सेट हुआ, ये एक सेट नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 जिसको बोला गया था कि जो डेफिनीशन बताई गई सेट पर, उसके अकॉर्डिंग कौन से सेट होंगे और कौन से नहीं होंगे, उनको आप बताइए। ठीक है। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर चलेंगे, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।